हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3 है। कूलाम का नियम क्या होता है एकदम डीप में जाके, डिटेल में जाके समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, एकदम बने रहना साथ में, एकदम मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, किस लिए बनाया गया ये। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दो अगर प्लस प्लस के आवेश हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कैसा होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर ये माइनस और प्लस होते तो यही बल कैसा हो जाता, आकर्षण। ठीक है, तो अब आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, इस चीज से प्लस प्लस और प्लस माइनस या माइनस माइनस, इन चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि बल जो लग रहा है उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, बल की प्रकृति तो पता चल रही है, लेकिन बल का परिमाण अगर हमें निकालना है कि कितना बल लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, तो कूलाम का नियम किन किन चीजों पर निर्भर करता है, पहले ये चीज समझो कि ये जो कूलाम का नियम होता है, मान लो ये प्लस का कोई क्यू आवेश है, मान लेते हैं ये Q1, कोई भी हो सकता है ये Q2। अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा। मतलब एक बल इधर लगेगा तो दूसरा बल इधर लगेगा। ठीक है, इधर जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, ये दूसरे बल आवेश पर दूसरे पर पहले कारण बल है, तो इसे F12 कहेंगे। ठीक है, बल है तो बल है कैसा है, सदिश राशि। आगे बात करेंगे इसके सदिश फॉर्म की भी। ठीक है, और इस पर लगेगा उसको कहेंगे F12, पहले पर दूसरे के कारण बल, और इन दोनों के बीच की दूरी r। ठीक, तो ये जो बल होता है, अब अगर ये माइनस होता है और प्लस होता तो ये कैसे लगते, इसके कारण लगने वाला बल इधर लगता है, उसके कारण लगने वाला बल इधर लग रहा है। मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब एक दूसरे में प्यार है। और जब ये समान समान है तो एक दूसरे में दुश्मनी। तो जब प्यार होगा, एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचेंगे तब भी इन दोनों की दिशा देखो, एक की दिशा इधर और एक की दिशा इधर, तो दिशा कैसी है, विपरीत है। और क्या देखा गया इनमें कि जो इनके परिमाण हैं, इनके जो परिमाण होंगे, परिमाण मतलब मान, अगर ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन ही निकला, तो इन दोनों के जो ये क्या है, परिमाण में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा बल हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम क्लास 11th में थे। तो ये हमारा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण हम इसे कहेंगे कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो एक क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ये एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, क्योंकि परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक चश्मे वाली लड़की बैठी थी, उसने कहा अच्छा कूलाम ने कह दिया कि दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत लग रहे हैं, दोनों परिमाण में समान दिशा में विपरीत लग रहे हैं, इसका मतलब एक क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। लेकिन उसने क्या किया, ये Q1 और ये Q2। अब उसने क्या किया, अच्छा परिमाण में समान, ये लो 5 न्यूटन ये इधर लगा रहा है, ये 5 न्यूटन इधर लगा रहा है। अब ये भी परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। अगर ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत है, लेकिन क्या जो स्थिर वैद्युत बल जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो इस तरह से लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इसने, इस लड़की ने, इस चश्मे वाली लड़की ने जो भी सोचा वो गलत सोचा, सही से नहीं सोचा। सही नहीं सोचा तो क्या किया, कूलाम को अपनी किताब में चेंजेस लाना पड़ा और उसने कहा कि ये जो बल होता है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अनुदिश लगता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, ऐसे नहीं लगता है। ये केवल और केवल ऐसे लगता है कि अगर ये Q1 है और ये इधर Q2 है तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश या तो ऐसे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे। ठीक है, अगर ये विपरीत प्रकृति के होते तो ऐसे, लेकिन लगता है इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिशी। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि ये जो दोनों बल हैं वो कैसे क्रिया प्रतिक्रिया बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, मतलब एक की दिशा इधर तो दूसरी दिशा उधर होगी और दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। और अगर दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा तो इस बल का नाम हम कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स। मतलब ये हमारे केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल जो होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये केंद्रीय बल है। पहली चीज क्या हुई कि ये दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर किया, एक प्लस दूसरा माइनस, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण। दूसरी चीज क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। और तीसरा ये बल क्या है, केंद्रीय बल है। ठीक,
तीन चीजें यहां से हमें पता चली। और क्या किया, और ये हमें पता चला कि अगर इस बल को हम किसी माध्यम में लेके जाते हैं तो लगने वाला परिमाण, बल का परिमाण घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कूलाम का जो बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कूलाम का जो बल है वो माध्यम में निर्भर करता है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक, तो ये चीजें हमने देखी इसमें आराम से। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन कौन कर रहे थे, ये कूलाम बैठ के कर रहे थे। अब ये तो उन्होंने प्रकृति के बारे में उसका जो बल है वो लग कैसे रहा है ये पता कर लिया। अब बात आई कि परिमाण कैसे लगेगा, तो परिमाण लगाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपना ये जो प्रैक्टिकल है वो आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने बार बार आवेशों को लिया, कभी छोटा आवेश कभी बड़ा आवेश रख रख के उन्होंने देखा कि ये जो बल है कूलाम बल वो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब इन दोनों आवेशों को, दो आवेश थे Q1 Q2, बीच की दूरी थी R, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती बैठा। फिर उन्होंने क्या सोचा कि दो आवेशों को जोड़ का गुणनफल के समानुपाती है, तो ऐसा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रतिकर्षण आकर्षण हो रहा है तो कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उन्हें याद आया कि हमने पढ़ा था F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, और उन्होंने इससे इसकी तुलना करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी आधी की, बीच की दूरी आधी की, तो बल 4 गुना बढ़ गया। बीच की दूरी आधी करते ही बल 4 गुना बढ़ गया, मतलब जो F है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। मतलब कूलाम ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो F बराबर क्या आ जाएगा यहां से, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जहां K क्या है, K एक नियतांक है, नियतांक जिसे हमने क्या कहा है, कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, कूलाम ने खोज की थी इस बल की, कूलाम ने ये नियम दिया तो इसलिए इसको कह दिया हमने ये कूलाम नियतांक है। देखो खोज करने का मतलब ये है कि ये प्रकृति में पहले से तो थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नया बल इन्होंने बना दिया हो, तो खोज नहीं कह सकते कि ये नियम दे दिया इन्होंने, इसलिए इसका नाम कूलाम नियतांक दिया गया है। और आपको याद भी रखना है, और ये माध्यम तथा मात्रक पर निर्भर करता है, माध्यम तथा मात्रक पर निर्भर करता है। तो K का जो मान होता है वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए इसका जो मान होता है वो होता है K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर कहां से आया, तो F बराबर क्या है ये, तो F बराबर ये है, तो K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा FR स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर, दो आवेश है ना तो कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से K का मान है। अगर इसी K का मान, ये जो मात्रक है वो कौन सा मात्रक है, ये SI मात्रक है हमारा। अगर K का मान CGS पद्धति में पूछा जाए, CGS पद्धति में K बराबर होता है 1 डाइन, ये बोतनी वाले डाइन नहीं है, ठीक है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम, ये होता है K का मान CGS पद्धति में कि एक डाइन इंटू, डाइन है, डाइन डाइन होता है हमारे बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक, तो न्यूटन और डाइन में CGS और MKS का अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया K का मान। अब बात करते हैं हम कि ये जो बल है हमारा इसकी माध्यम पे किस प्रकार निर्भरता है, K का मान कैसे कैसे बदलता है देखते हैं। चलो ठीक, तो K की माध्यम पर निर्भरता, देखो यहां पे जो F हमने पढ़ा है, F बराबर क्या है, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब ना तो इन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी, किसी भी माध्यम में लेके जाएंगे दूरी तो अब बदलने वाली है नहीं कि तुरंत हम नीचे ले गए दूरी बदले, हमने फिक्स कर रखा है। आवेशों के जो परिमाण है वो भी माध्यम पर निर्भर नहीं करते,
जो k है वो माध्यम पर निर्भर करता है, तो जो k का मान हमारा वायु या निर्वात के लिए हमने क्या पढ़ा है, वो होता है k बराबर 1/4πε0, या इसी को कहेंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि इस k का मान कैसे निकाला गया होगा। हमने c बराबर क्या पढ़ा है, 1/√μ0ε0 होता है ये। अरे याद है कि नहीं है? नहीं है तो अब याद आ गया वो, ठीक है। तो μ0ε0, तो यहाँ पे जो ε0 है इसको कहते हैं हम वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जस्ट k का उल्टा है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब हम वायु में हैं। अगर हम किसी माध्यम में पहुंच जाते हैं इन्हीं को लेके, मान लो ये कोई हमारा माध्यम दिया हुआ है, ठीक है, और हमने इसमें ले जाके ये Q1 और ये Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R, उठाया अपने आवेशों का निकाय, ले जाकर माध्यम में रख दिया। अब माध्यम में रखेंगे तो जो k का मान है वो बदल जाएगा। k बराबर होगा माध्यम के लिए 1/4πε0 या एप्सिलॉन m कहते हैं, नॉट न कहेंगे, एप्सिलॉन m कहेंगे, और c को कहते हैं 1/4πε0 × एप्सिलॉन r। यहां पे जो एप्सिलॉन r है इसे कहते हैं आपेक्षिक शीलता, आपेक्षिक शीलता, और इसी का मान है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे माध्यम का परावैद्युतांक है। तो माध्यम के हिसाब से एप्सिलॉन r का मान बदल जाएगा। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एप्सिलॉन r का मान धातुओं के लिए अनंत होता है, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, पानी के लिए 81 होता है, ठीक है, अभ्रक के लिए 6 होता है। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो एप्सिलॉन r है ये आपेक्षिकशीलता है, जिस माध्यम में लेके जाएंगे उस हिसाब से हमारे कूलम नियतांक का जो मान है वो बदलता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी विमा क्या होती है, कूलम नियतांक की विमा, ठीक, कूलम नियतांक की विमा। और एक बात और ध्यान रखो बेटा, अगर फील आ रहा है, हम समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो कूलम नियतांक की विमा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हमने पढ़ा है बराबर, अभी के का मान निकाला था, के बराबर क्या आया था, के बराबर है FR² बट्टे Q1 Q2। F क्या है, अरे F क्या है भैया, F बल है। बल क्या होता है, बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का मान निकाले, त्वरण क्या होता है, वेग बट्टे समय, वेग परिवर्तन की त्वरण कहलाती है। वेग क्या होता है हमारा, तो द्रव्यमान इंटू वेग, वेग का मान होता है विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन बट्टे समय का स्क्वायर आ गया, ठीक है। द्रव्यमान की विमा होती है m, इसकी विमा होती है l। l विस्थापन मतलब दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब l, और समय की विमा क्या होती है t, और ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा t-2। ये होती है हमारी बल की विमा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m l t-2, ये r मतलब दूरी, तो दूरी मतलब l स्क्वायर, ये 2 है l स्क्वायर, और नीचे क्या है Q1 Q2। अब देखो आवेश बराबर क्या था, Q बराबर IT, I की विमा A और T की विमा T, तो AT, तो AT का स्क्वायर, ठीक है, AT का स्क्वायर आएगा तो ये यहां से बन जाएगा m l इंटू l, ml3 t-2, ऊपर जाएगा तो t-4 और a-2। ये हमारे कूलम नियतांक की विमा है, ठीक। ऐसे करके हम देखो कोई भी विमीय सूत्र निकालना हो तो ले जाके इसको जनरल फॉर्म में ले जाओ सबसे लास्ट में कि ये होता है, ठीक है। इसमें ले जाके हम कुछ किसी की भी, अगर ये k की विमा आ गई तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा इसकी उल्टी m-1 l-3 t-4 a-2, ये इसकी उल्टी, जस्ट उल्टी होती है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसका उल्टा ही तो होता है। तो k का इस तरह से माध्यम पर डिपेंडेंस होती है। तो माध्यम पे k इस तरह से निर्भर करता है। अगर ये माध्यम पे k निर्भर कर रहा है और k पर हमारा कौन निर्भर कर रहा है, बल, तो k पर अगर हमारा बल निर्भर कर रहा है तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे एक चीज याद और रख लेना कि जो एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r, इसका मान हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन देखो ये इसके बराबर है,
तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगी, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। इसी को अपेक्षिकशीलता कहते हैं। ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, ठीक है, विमाहीन मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं, सिर्फ कुछ मान है जो फिक्स हैं, ठीक। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में इसके मान दिए जाएंगे एप्सिलॉन आर के, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है तो पॉज करके पहले नोट कर लो, तब आगे बढ़ना, ठीक। अब देखते हैं कि अगर हमें बल निकालना पड़े कि जो वायु में बल है और माध्यम में बल है उसमें क्या संबंध होता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, एफ वायु हमने क्या निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और जो एफ माध्यम है वो क्या हमारा, माध्यम में बल, वो था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो भी है ये क्या है, ये तो यही है वायु। अगर हमें वायु में बल पता है तो माध्यम में बल निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे कि अगर हम माध्यम के परावैद्युतांक का वायु में बल में अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें माध्यम में बल मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। और इसी चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते थे। वो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इस पर नहीं ले रहा हूं, कूलाम के नियम पे क्या पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन है जेई मेन का, जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं, ये Q1 ये Q2, ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 1 मीटर, ठीक। दोनों वायु में रखे हुए हैं, माध्यम में हमारा वायु, किसी माध्यम में नहीं, वायु में रखे हैं, ठीक। क्वेश्चन ये था कि दोनों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले न्यूनतम बल का मान क्या होगा, न्यूनतम बल का मान, ठीक, न्यूनतम बल का मान। बहुत इजी क्वेश्चन है, यही मैंने दिमाग लगाना बस, थोड़ा सा सोचो, सोचने पर होगा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप सोचोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, सोचो। अब तुम कह रहे हो Q1 का मान दिया नहीं, Q2 का मान दिया नहीं, हम कैसे निकाल लें। अरे ये एक बात बताओ, तुम ये बताओ कि ये Q1 Q2 क्या है, आवेश है। पूछा क्या गया है, लगने वाला न्यूनतम बल, तो परमाणु पूछा है, मान पूछा मतलब परमाणु। अब लगने वाला न्यूनतम बल कब होगा, जब Q1 और Q2 के मान न्यूनतम होंगे। अब दूरी तो फिक्स है, वायु में रखें, और किस पर निर्भर कर रहा है, ये किसी और चीज पर तो निर्भर करेगा नहीं, Q1 और Q2 पर। अब Q1 और Q2 के सबसे न्यूनतम मान के बारे में सोचना है, और Q1 और Q2 का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा भैया, Q1 Q2 सबसे न्यूनतम मान मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो न्यूनतम होता है। आवेश की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है तो Q1 Q2 का मान अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर रख देंगे तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल न्यूनतम हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, और Q1 Q2 मतलब E इंटू ई अपॉन 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये, के स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल क्या हो गया, के स्क्वायर। बस आपको थोड़ा सा दिमाग अपना खुला रखना है, दिमाग खुला रखोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब दो आवेशों के बीच एक दूसरे से r दूरी पर वायु में रखा जाता है, जब दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर वायु में रखा जाता है, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल है वो है F। अब ये दोनों को किसी एप्सिलॉन r परावैद्युतांक के माध्यम में डुबा दिया जाए, तो एप्सिलॉन r परावैद्युतांक दिया है, उस माध्यम में डुबा दिया जाए और उन दोनों के बीच लगने वाला बल नियत रहे, तो हमें यह बताना है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी जब वो माध्यम होंगे। अच्छा, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि देखो F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब मैं तुमको ऐसा सवाल नहीं बता रहा भैया आवेश दोगुना कर दिया जाए या आवेशों के मान दे दिए जाए अलग अलग और उसके बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं बताया जा रहा। आपको क्या बता रहे हैं कि ना ऐसे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, आदि कर दी जाए, क्या कर दिया, ठीक। तो वो क्वेश्चन आप घर पर करते रहना, प्रैक्टिस के लिए आपके जो भी बुक हो उसमें क्वेश्चन लगाइए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो पहले कोशिश करो इसको खुद करने की, जब नहीं आए तो देखना, देखते हैं कैसे होगा ये बल।
तो जब ये वायु में रखे हुए हैं, ये Q1 और ये Q2 मान लेते हैं, ठीक, और ये R, इनके बीच की दूरी R दिया उसने, ये दो आवेश हैं। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये हमारा F वायु हो गया, वायु में बल। अब यही बल अगर माध्यम में होता, F माध्यम। अब देखो इसमें एक चीज समझनी है कि ना तो हमने आवेशों का मान बदला है, हमने माध्यम बदला, लेकिन माध्यम बदलने पे इन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी, बीच की दूरी बदलेगी। तो बीच की दूरी क्यों बदल रही है, क्योंकि बल का मान नहीं बदल रहा। या तो बल का मान बदलना चाहिए था, अब बल का मान उतना ही, बल उतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो जो आवेश है, अगर ये बल बड़ा होगा तो आवेश क्या होंगे, पास पास आए होंगे, और बल घटा होगा तो आवेश दूर दूर गए होंगे, ठीक है, क्योंकि बल नियत है अभी भी। तो F माध्यम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बट्टे R। अब जो R है वो बदल गई है, तो ये मान लेते हैं कि माध्यम में जो R है वो ये है, ठीक है, हमने किसी माध्यम में रख दिया इन दोनों को, तो इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी घटी या बढ़ी हमें नहीं पता, अभी देखते हैं, ये मान लेते हैं R है, ठीक। तो अब ये दोनों बराबर है, इन दोनों के जो मान है वो बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टे RM का स्क्वायर, इसके बराबर है, ठीक है, RM के स्क्वायर के बराबर है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, क्या बचा, R स्क्वायर इधर है, ठीक, R स्क्वायर इधर और इधर एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन M सॉरी एप्सिलॉन R इंटू RM, ये बचा RM का स्क्वायर। तो RM का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, R बट्टे अंडर रूट एप्सिलॉन R। तो ये होगी हमारे माध्यम में इन दोनों बलों के बीच की दूरी। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक, फील आया होगा अच्छे से। वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लिया है, इसमें क्या दिया है कि एक आवेश है Q, इसको दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो विभाजन के बाद हमें मिलेंगे उनके बीच लगने वाला बल है वो अधिकतम हो। तो कैसे तोड़े उस आवेश को, ठीक है। तो कोई आवेश है Q, अब इस Q को दो भागों में तोड़ दिया और उन दो भागों का मान मान लो Q1 और ये Q2 है, तो इन Q1 Q2 को कुछ दूरी पर रखा गया, ये मान लो Q1 है और ये Q2, बीच की दूरी तो फिक्स ही रहेगी R, जितनी भी दूरी पर रखा। अब तुमको सर एकदम पास पास में लाकर रख दो, तो हमें दूरी से कोई लेना देना नहीं है, दूरी है कांस्टेंट कर दी। अब मान लो जैसे मान लो ये कोई 5 कूलम होता, अगर ये 5 कूलम होता, मान लो मैं कह रहा हूं यहाँ 2 कूलम यहाँ 3 कूलम रख दो, ठीक। अब बीच की दूरी फिक्स रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच की दूरी भी बदल रहे हैं हम साथ ही साथ कि इधर उधर कर दिया जाए, नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि आवेशों के मान कितने कितने रखे जाएं, बीच की दूरी नियत है, बीच की दूरी नहीं बदलनी है। मान लो 2 मीटर पर रखे हैं या 2 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो 2 सेंटीमीटर पे ही ऐसे कौन कौन से आवेश रखें कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम हो, यह पूछा गया है हमसे, ठीक है। देखते हैं, देखो तो मान लेते हैं कि एक पार्ट हो गया हमारा Q, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। कुल आवेश Q था, एक भाग हो गया Q, तो दूसरा भाग होगा Q माइनस Q। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, मतलब K Q इंटू माइनस Q बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का तो यूज, अब ये अगर फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ आना चाहिए, ठीक है। तो मैथ अगर आपने पढ़ा है तो कोई भी चीज उच्चिष्ट या निम्निष्ट, अधिकतम या निम्नतम करने के लिए हम क्या करते थे कि बल जो है वो हमें मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बल मैक्सिमम करने के लिए हम करेंगे क्या, अवकलन। अगर आपको याद हो तो dF बट्टे किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम, आवेश के, तो dF बट्टे dQ का मान क्या करना है, 0 करना है। उसमें जो मान Q का आएगा वही हमारा वो मान हो जाएगा जिस पे लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो ये F है, तो इसको और आगे लेके जा गए हैं, तो K बट्टे R स्क्वायर, और इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, dF बट्टे dQ, इसका अवकलन करना है dF बट्टे dQ, मतलब इस F का बल का अवकलन करना है Q के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, K बट्टे R स्क्वायर
वो तो आई है, कांस्टेंट है, ये तो बदल ही नहीं रहा, ना के बदल रहा ना आर बदल रहा, जो बदल रहा वो कौन है, छोटा वाला क्यू। बड़ा क्यू भी हमारे लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यू माइनस 2q, क्यू स्क्वायर का अवकलन बराबर 0। अगर ये बराबर 0 का है तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू बराबर आ जाएगा q/2। तो एक पार्ट q/2, तो दूसरा पार्ट भी क्या आ जाएगा q माइनस q, मतलब q माइनस q/2 मतलब q/2। तो अगर हम आवेशों को q/2 पार्ट में बांट देते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम होगा। अगर कभी भी कोई मान दे के आपसे पूछा जाए तो आप इसे एज अ फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो कि अगर दोनों कोई भी आवेश, जैसे 5 अभी कूलम मैंने वो लिया था एग्जांपल, तो 5 कूलम को अगर हम 2.5 में बांट देंगे तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट करो इसे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये हमारा कि यदि एक छड़ है, ये हमारी छड़ है, इस छड़ पे जो आवेश वितरित है वो एक समान रूप से वितरित है L लंबाई पर इस पर। ठीक है, तो ये कोई आवेश है Q, ठीक, इस आवेश के कारण इस छड़ पर कितना बल लगेगा ये पूछा जाए, या इस छड़ पर इस आवेश के कारण कितना बल लगेगा ये पूछा जाए। देखो पहली बात तो ये है कि आवेश है दोनों, तो दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान होगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है ये। क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि जैसे अपन बॉल बल्ला खेलते थे, मतलब खेलते ही हो गए, तो बैट जितना बॉल पर बल लगाती है उतना ही बॉल बैट पर बल लगाती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जितना इस आवेश पे बल लगेगा उतना ही ये आवेश उस पर बल लगाएगा। ठीक, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, प्लस माइनस कुछ कहा नहीं है क्यू के बारे में, तो इससे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने जो कूलम का नियम पढ़ा है, जो हम F बराबर k/q1 q2 बट्टे r स्क्वायर लगा देते हैं, ये कब लगाते हैं, जब दोनों आवेश या तो गोली होने चाहिए या बिंदु होने चाहिए। अभी तो हमने बिंदु आवेश के लिए पढ़ा है, कूलम के नियम की सीमाएं पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो बिंदु आवेश है लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं है, तो इसको बिंदु आवेश बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो इस छड़ पे जितना भी आवेश है वो सारा का सारा आवेश, यहां मान लो ये छोटा सा हिस्सा भी मैं ले लूं, ये छोटा हिस्सा इस पे बल लगा रहा हुआ, फिर अगला छोटा हिस्सा इस पे बल लगा रहा हूं, अगला छोटा, इसको कई सारे इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर हम तोड़ दें तो वो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो तो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे। और अगर वो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे तो हम k/q1 q2 बट्टे r स्क्वायर अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस छड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, और जब भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जोड़ना होता है तो उसके लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का समाकलन आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं इसमें कोई छोटा सा अल्पांश, कोई पार्ट ले लिया, मान लेते हैं ये dx। ठीक है, और इसकी इस जगह से जो दूरी है वो x। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा F बराबर क्या होगा q1 हमारा q, और dx है अल्पांश आवेश है, तो इस पे वितरित आवेश क्या होगा dq, k इंटू dq और अपॉन r स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है x, तो x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो अल्पांश आवेश है तो अल्पांश आवेश पे लगने वाला बल भी क्या होगा, अल्पांश बल होगा, छोटा सा बल। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो कुल बल आ जाएगा, इधर इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास इधर से जो कुल बल है उसका परिमाण निकल के आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट रहे हैं। ठीक, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो dx लंबाई है उसमें कितना आवेश होगा। देखो q लंबाई में, q मतलब l लंबाई में वितरित आवेश क्या है, l लंबाई में वितरित आवेश है हमारा q, तो एक लंबाई में वितरित आवेश क्या हो जाएगा, एक लंबाई में वितरित आवेश हो जाएगा हमारा q बट्टे l। तो dx लंबाई में वितरित आवेश, dx लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा q इंटू l इंटू dx। ये आवेश वितरित होगा किस लंबाई में, dx लंबाई में। ठीक, आपको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यहां तक। अब देखो ध्यान से कि ये वाला बल अगर हम यहाँ पे dx लंबाई में वितरित आवेश है तो dx लंबाई में वितरित आवेश का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल छोटा सा वो पार्ट dq जो हमने निकाला है, तो ये dq का मान हो गया। तो यहाँ पे dq का मान रखेंगे तो df बराबर क्या आ जाएगा, df बराबर आ जाएगा k इंटू q इंटू q dx,
और नीचे आ जाएगा L इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, L वो लंबाई है तो ये कांस्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों का समाकलन करना चाहते हैं तो अब हमें ये सोचना है कि समाकलन कहां से कहां तक करें। अब देखो यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी है a, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या है L, तो हमें यहां से यहां तक लेके चलना है तो a से L, तो ये a प्लस एल हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी। देखो इस जगह से ये दूरी क्या होगी a प्लस एल, तो हम समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस एल तक। और अगर हम a से लेके a प्लस एल तक इस वाले टर्म का समाकलन कर देंगे तो हमारा लगने वाला जो भी बल होगा वो हमें मिल जाएगा कि कितना बल लगेगा। तो ये तो आ जाएगा F, और ये कितना आ जाएगा K Q इंटू क्यू बट्टे एल, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a से लेके a प्लस एल तक समाकलन करना है, तो ये आ जाएगा हमारा dx बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx बट्टे एक्स स्क्वायर। अगर आपको समाकलन थोड़ा बहुत भी याद होगा, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस वन बट्टे n प्लस वन, तो यहां अगर आप समझोगे तो x की पावर माइनस दो है, इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन से माइनस आया तो माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, के क्यू बट्टे एल इंटू माइनस वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक है ए से ए प्लस एल। ठीक, इस समाकलन का हमें मान निकालना है। अब जैसे इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मान हमारा, ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो मान जो आएगा वो हो जाएगा, देखो समझो, एफ बराबर के क्यू अपॉन एल, ये तो पहले से ही है। अब जैसी मान रखेंगे तो ऊपर वाली सीमा रखेंगे तो माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, और माइनस और एक माइनस आता है यहां पर रखने पे, ये माइनस है ही पहले से, तो ये क्या आ जाएगा प्लस वन अपॉन ए। और इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर के क्यू अपॉन एल, और ये आ जाएगा माइनस का ए प्लस का ए प्लस एल बट्टे ए प्लस एल। तो ए से ए कट गया, एल से एल कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एफ बराबर के क्यू अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ के उसको सॉल्व करना पड़ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये तो रेखीय था, मैं आगे आपको सारी चीजें ये भी बताऊंगा कि किस पार्ट में कौन सा छोटा एलिमेंट लेना चाहिए। जैसे यहां पे एलिमेंट हमने क्या लिया है, dx लिया है, क्योंकि अब ये एक समान रूप से वितरित किसमें, रेखी पर। अगर ये रेखी है तो dx लेंगे। अगर ये इस तरह से होता वृत्ताकार, ऐसा होता, ठीक है, चाप होता है, तो हम क्या लेते, डी थीटा लेते। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी हैं, डिटेल में आपको आगे अगले लेक्चर में समझाएंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि याद रहे ये चीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पहले तो आप एक बार पॉज करके इसको नोट करेंगे। ठीक है, मैं साइड में हो गया हूं, पॉज कर लेना, उसके बाद नोट कर लेना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी क्वेश्चन कूलाम के नियम पर, अभी जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छे और तगड़े सवाल आए हैं जेई तक में जो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस पर। ठीक है, एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो मैं डालूंगा इस पर, जिससे आपको कूलाम के नियम का बहुत अच्छे से फील आ जाए। वैसे तो फील आई क्या होगा, सदिश रूप भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप तब तक पढ़ते रहिए। नीचे अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए हैं, और ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम जिससे कि आपको कहीं और तैयारी करने जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेन की कर रहे हो, चाहे आप एडवांस की कर रहे हो, आप क्वेश्चंस बताइए, डाउट्स बताइए, हम क्लियर करेंगे उसको। आपके लिए हमेशा तत्पर है आपका ये बीजे सर मैथमेटिक्स चैनल।